हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास 10 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो रिप्रोडक्शन की क्लास होने वाली है। इस रिप्रोडक्शन की क्लास में आप सबको विभिन्न प्रकार की जो जीव हम जानते हैं, जैसे मनुष्य किस प्रकार जनन करती है, पौधे किस प्रकार जनन करते हैं, उसके बाद एक उसके जीव किस प्रकार जनन करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम बात करते हैं। तो सभी जीव की जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, उस तमाम जीवों की कंटिन्यूटी बनने के लिए हमें जनन की अत्यधिक भूमिका निभानी पड़ती है। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होता तो किसी भी प्रकार की जीव की हम अभी जो हम उत्पत्ति देख रहे हैं वो होता ही नहीं। लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो सभी जीवों की कम्युनिटी कंटिन्यू बनाए रखी है, और जब तक ये प्रक्रिया होती रहेगी तब तक इस पृथ्वी पर सभी जीवों की कम्युनिटी बनती रहेगी। जिस दिन यह प्रक्रिया अगर रुक गया पूर्ण रूप से, तो समझ जाइए आप वहाँ से किसी भी जाति का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पेड़ पौधा का हो, और जो भी जातियाँ हैं उन सभी का कम्युनिटी क्या हो जाएगा, उसी समय खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनन की परिभाषा से देखा जाए तो जनन वह प्रक्रिया है जो अपने जैसा संतान प्रक्रिया पैदा करती है और अपनी ही जनसंख्या में वृद्धि करती है। उसे क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। तब जिस दिन से पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई है, उस दिन से कंटिन्यू यह जनन की प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है, जिसके कारण आज हम सभी जीवों को देखते हैं। चलिए सबसे प्रथम बार जनन की परिभाषा जानते हैं। जनन क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन की परिभाषा जानते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का शाब्दिक अर्थ जाने तो जनन होती है, ठीक है। इस जनन को परिभाषा जानते हैं। जीवों की वह प्रक्रम, जीवों की वह प्रक्रम जिससे वह अपने जैसा संतान को अगर हिंदी में बोला जाता है संतान, और इसको इंग्लिश में जाना जाए तो उसको ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है। अपने जैसा संतान, ऑफ स्प्रिंग, संतान पैदा करता हो, और संतान तो पैदा कर लिया, लेकिन जनसंख्या किसकी वृद्धि। अगर सपोज मानिए मनुष्य अपने जाति की जनसंख्या में वृद्धि कर रही है, तो इसका मतलब मनुष्य अपने जैसा संतान पैदा कर रही है। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य अपने जाति में जनसंख्या पैदा की तो अपने जनसंख्या में वृद्धि भी करेगी। गाय अगर अपने जाति को जनसंख्या में पैदा की तो गाय की जनसंख्या वृद्धि होगी। अगर घोड़ा कर रहा है तो घोड़े जनसंख्या वृद्धि होगी। ये भाषा क्या बनेगी, जीवों की वह प्रक्रम जिससे वह अपनी जैसा संतान पैदा करती हो, और अपने ही जाति की जनसंख्या में वृद्धि करती हो। क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जनन कहलाती है। अब रह गई बात, ये जनन प्रक्रिया जिस दिन से, आज की बात नहीं है, जिस दिन से पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है उस दिन से लगातार
जनन की प्रक्रिया होती आ रही है, इसीलिए आज मनुष्य भी कायम है, पेड़ पौधा भी कायम है, जो अन्य जीव है वो भी कायम है। अगर मानिए मनुष्य की जनसंख्या को खत्म करने के लिए सोच लिए तो इसको रिप्रोडक्शन को रोक दीजिए आप, मनुष्य की जनसंख्या ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और किसी भी जाति का अगर आप लुप्त करना चाहते हैं तो उसकी जनसंख्या को आप रिप्रोडक्शन करना बंद करवा दीजिए, आपस में जनसंख्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो आगे की क्रिया कुछ नहीं होने वाली है। तो जिस दिन से पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है उस दिन से लगातार जो भी जीव है अपनी समता को बनाए रखने के लिए, कम्युनिटी को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया कंटिन्यू करती आ रही है। तो इसके बारे में लिखना शुरू करें तो क्या हो जाएगी, जिस या तो पृथ्वी पर, ऐसे लिखिए, पृथ्वी पर या धरती पर, जो भी शब्द लिखना है लिख लीजिए आप। धरती पर जीवों की उत्पत्ति जिस समय से हुआ है वह अपनी समता, जिसको कम्युनिटी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए वह लगातार जनन की प्रक्रिया करती आ रही है। अब सुनिए, अब यह जनन की प्रक्रिया कंटिन्यू होती आ रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जनन की प्रक्रिया तो हो रही है, जीव अपने जैसा संतान भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन अपने जैसा है कहां। मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे एक माँ है, सपोज मानिए ये कोई मदर है ना, ये मदर अपने दो संतान को पैदा किया, दोनों में भिन्नताएं नजर आती है एक ही माँ की औलाद, लेकिन दोनों में क्या होती है, भिन्नताएं नजर आती है। भले लड़का हो या लड़की हो, चाहे दोनों लड़का ही हो चाहे दोनों लड़की ही हो, क्यों ना हो, दोनों में भिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे की राज कहीं न कहीं भिन्नताएं आती है, उसके हमारे सेल की कोशिका सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है। ऐसा नहीं है कि सभी माँ बाप की संतान एक ही जैसा हो रही है। आप अपने भी माता पिता के अपने दो भाई हैं, चाहे हम ही हैं, चाहे और कोई है, आप उसकी भिन्नताएं को लगा कर देख सकते हैं। जो भी जनन प्रक्रिया हुई है आप अपने से भिन्न हैं, अपने जैसा है नहीं। तो बात क्या होती है, जनन प्रक्रिया धरती पर जीवों की उत्पत्ति जिस समय से हुआ है वह अपनी समता को बनाए रखने के लिए लगातार जनन प्रक्रिया कर रही है। लेकिन यह जनन प्रक्रिया से क्या होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है और वह फिर से क्या करती है, जनन के लायक हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, फिर से अगर माना जाए, जीव फिर से वह अपनी अब देखिए, जब जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करेगी तो जो जीव नए बनेंगे वह फिर से वह अपनी जनसंख्या
जनसंख्या को वृद्धि के लिए जनन की प्रक्रम करेगी। अब करेगी, जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए जनन की प्रक्रम तो करेगी है। क्या जो जनक जो ऑफस्प्रिंग को पैदा किया है, जो संतान को पैदा किया है, क्या एक जैसा है? नहीं होती है। इसको भी आप लिखिए, इसको भी लिखिए, जनक अपने संतान को पैदा करती है, लेकिन संतान ऑफस्प्रिंग अपने जनक से क्या होती है? भिन्न होती है। भिन्न होती है, भिन्न 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 होती है। अब रह गई बात, क्यों होता है? जब मां के गोद से बच्चा पैदा लिया तो मां जैसा निकलना चाहिए, लेकिन भिन्नताएं होती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कारण है। अभी छोटी सी कहानी अभी देखेंगे, 2 से 4 पॉइंट पढ़ेंगे, इसका डिटेल्स इससे अगले जब चैप्टर आएगी, जनन चैप्टर के बाद जो अनुवांशिकी चैप्टर आती है, उसमें इसका डिटेल्स बहुत अच्छा से किया जाता है। क्यों हम भिन्नताएं हो गए, क्यों नहीं मिले हमारे, जब दो ही भाई अपने माँ के कोख से पैदा लिए, हम दोनों को समान होना चाहिए, लेकिन हम दोनों सभी चीजों में भिन्न हैं। इन तमाम चीजों की कहानी जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सुनते रहिएगा। ये जो भिन्नताएं होती क्या है? भिन्नताएं होने के लिए सभी जीवों में देखिए कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं में उपस्थित एक केंद्रक होता है, और केंद्रक के भीतर प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ गुणसूत्र होता है, जो कि हमें अपने माँ बाप से भिन्न कर देती है। उसका डिटेल्स हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम क्या लिखेंगे? सभी जीवों में कोशिका होती है, और प्रत्येक कोशिका के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। देखिए, ये केंद्रक लगने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर सारा करामत अगर देखा जाए, यही केंद्रक जी करते हैं जो हमें और अपने माता पिता से अलग कर देती है। भले हमारे पास जीभ है, दांत है, आंख है, कान है, सब हूबहू माता पिता से मिलती है, लेकिन देखिए आपका मुंह का जो संरचना है माता पिता से नहीं मिलेगी। आप देखिए आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपके आवाज कुछ थोड़ा बहुत मिलेगी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। मतलब कहीं न कहीं भिन्नताएं उत्पन्न करती है। तो कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं, और वो केंद्रक हमें क्या करती है? हमें अपने माता पिता से क्या कर देती है? वो पूर्ण रूप से हमें भिन्न कर देती है। जैसे कि ये हमारे पास कोशिका है, ये हमारे पास कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है, जिसको सेल बोलते हैं। अब
इस कोशिका के अंदर देखिए गोलाकार संरचना पाए जाते हैं। देखिए इसी को बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक होती है। अब इस केंद्रक के अंदर, केंद्रक के भीतर हम लिखेंगे केंद्रक के भीतर, केंद्रक के भीतर, और केंद्रक के भीतर अगर देखते हैं तो डीएनए, डीएनए और प्रोटीन से निर्मित या निर्माण, जो भी बोलिए, निर्मित या निर्माण डीएनए और प्रोटीन से निर्मित में गुणसूत्र मिलता है। गुणसूत्र होती है जो प्रत्येक जीव को एक दूसरे से भिन्न कर देती है, भिन्न करती है। अब यही केंद्रक के अंदर जो प्रोटीन होती है और डीएनए होती है, ये गुणसूत्र का निर्माण करेगी, और ये गुणसूत्र क्या करते हैं, हमें अपने ही माता पिता से क्या करती है, पुनः को भिन्न कर देती है। ये है जन्म। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अब बहुत जगह क्या होती है, भिन्नताएं के कारण आदमी सर्वाइव नहीं कर पाती है। जैसे तापमान के कारण क्या कुछ जीव तो उत्पन्न लेते हैं, लेकिन सर्वाइव नहीं करने के कारण क्या होती है, वो डेथ कर जाती है। तो भिन्नताएं कैसे हो सकती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकती है, तापमान हो सकता है, जलवायु हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, बाढ़ हो सकती है, ये सब क्या है, भूकंप हो सकती है। इस प्राकृतिक में जो भी घटनाएं होती है उसके कारण क्या हो सकती है, जनन की प्रक्रिया तो होती है लेकिन उस जीव सर्वाइव नहीं कर पाते, भिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण कहते हैं वो जीव की उत्पत्ति तो होती है लेकिन क्या खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, जीवों के अंदर भिन्नताएं भी जरूरी होती है। अगर जन्म के अंदर भिन्नताएं नहीं होगी तो फिर अब हम एक दूसरे को जो भिन्नताएं के रूप में देख ले रहे हैं वो हम देख नहीं पाएंगे। तो चलिए अब इसके बारे में हम जनन के प्रकार पढ़ेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। अब स्टार्ट करेंगे हम जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के मुख्य रूप से हम दो प्रकार पढ़ेंगे। वो दोनों प्रकार को हम इतना सुंदर से पढ़ेंगे, आप एक एक ऑब्जेक्टिव, खास करके एग्जाम में जो पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप लोग बुक को जरूर पढ़िए। बुक में से आपकी बहुत सारे बातें मिलेगी, और अगर बुक आप पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको दिक्कतें नहीं होगी। अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के माना जाए जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कितने प्रकार के जनन होंगे? जनन को अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के जनन होते हैं। ये जनन है, हम लिख देंगे छोटी सी भाषा में, जनन दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिए सपोज मानिए ये हमारे पास जनन है, इसको दो भागों में बांटते हैं, रिप्रोडक्शन। इसको अगर हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, एक हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला अगर मानिए, पहला कहिए इसको हिंदी बोलिएगा, एक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसको एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन इसको बताता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों अलग अलग हैं। हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, हमें दो प्रकार की रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी। एक मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा मिलेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सबसे प्रथम बार अगर एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल की बात अगर हम करते हैं, ये हमें एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में मिलेगी, देखने को मिलेगी। जैसे कि हो गया, इसको बोलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव होता क्या है? वैसा जीव जो एक कोशिका का बना हो। आप क्लास 9 में पढ़े होगा कोशिका के बारे में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का क्या होता है? वैसा जीव जिसका भाषा भी जाने, एक कोशिकीय जीव का, एक कोशिकीय जीव क्या पढ़ेंगे? वैसा जीव जो एक कोशिका का बना हो। अब बात तो ये होती है, यूनिसेलुलर में एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका का बना है, इसका जितना भी फंक्शन होगा, इसका जो भी जैव प्रक्रम होगी, रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गई, जो भी काम होगी एक कोशिकीय जीवों का, जितना जैव प्रक्रम होती है, लाइफ स्पेन होती है, सॉरी ये जैव प्रक्रम होती है, तमाम क्रियाएं उसको एक कोशिका से ही करना पड़ेगी। रिप्रोडक्शन भी करेगी, खाना खाए भी एक कोशिका से करेगी, सांस भी एक कोशिका से करेगी लेगी, मतलब और फंक्शंस, जितना भी फंक्शन है इसके पास, सभी का सभी कौन किसे करेगी? एक कोशिका से करने वाली है, इसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। अब इसमें आते कौन कौन है? एग्जाम्पल की बात देख लें, मुख्य रूप से बहुत सारे जीव आते हैं। जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, है ना, हाइड्रा हो गई, बहुत सारे आते हैं आदि। बहुत सारे जीव हैं जो ये सब क्या करते हैं? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल अब रिप्रोडक्शन में अगर देखते हैं तो ये एक कोशिकीय जीवों में नहीं होती है, ये होती है बहुकोशिकीय जीवों में। अच्छा, हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। हम लोग के पास बहुत सारे कोशिकाएं हैं जिससे मिलकर हमें उत्तक बना है, उत्तक से अंग बना और अंग से अंगतंत्र बना है। तो हम लोग का एक जीवन का जो श्रेणी होती है, एक कोशिका से उत्पन्न होकर के बहुकोशिकीय में परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग हैं लैंगिक जनन करने वाले हैं। तो प्रथम कोशिका को पूछ भी लेता है, हाइड्रा में कौन सा जनन होती है? एक कोशिकीय जनन होती है। अमीबा में कौन सा जनन होती है? कौन सा जनन करती है? तो एक कोशिकीय जनन। यहाँ से छोटी सी क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाए तो बार बार यहाँ से खास करके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछती रहती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए, ये मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में होती है, बहुकोशिकीय जीवों में होती है, जिसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुकोशिकीय जीवों में होती है। बहुकोशिकीय जीव होता क्या है? वैसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से निर्मित हो, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि प्लांट हो गया, जीव हो गया, जो हम लोग आराम से जिसको देख पाते हैं, अनुभव कर लेते हैं, वो क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में खास करके। तो बहुकोशिकीय जीवों की परिभाषा देखा जाए, बहुकोशिकीय जीव
वैसा जीव, तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, वैसा जीव जो एक से अधिक या बहुत से कोशिकाओं से बनी हो, है ना। ये क्या होती है? अब इसमें मुख्य रूप से आता कौन कौन है? इसका एग्जांपल देखे जाए तो क्या होता है? एग्जांपल के लिए पादप, जिसको प्लांट, एनिमल जंतु, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव में आती है। अब बहुकोशिकीय जीवों को तो हम देखेंगे तो और लैंगिक में मुख्य रूप से देखा जाए तो हम तो लैंगिक के तो बहुत कम भाग पढ़ने वाले हैं, लेकिन लैंगिक तो बहुत प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, खत्म हो जाए, इसका कोई प्रकार होता नहीं। लेकिन अलैंगिक के बहुत सारे प्रकार को हम भेदों को पढ़ेंगे, विखंडन पढ़ेंगे, मुकुलन पढ़ेंगे, द्विखंडन पढ़ेंगे, बीजाणुस्पोर पढ़ेंगे, तो बहुत सारे इसके भाग होते हैं। और इस सेक्शन में अगर परिभाषा अगर पूछते जाए अलैंगिक जनन कहते किसको हैं, उसका लेकिन इसमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन में एक ही कोई जनक भाग लेती है, एक ही जनक भाग लेती है। इसमें क्या होगा? इसमें दो विभिन्न जनक भाग लेते हैं, अपोजिट सेक्स लिंग भाग लेते हैं, लेकिन इसमें कोई अपोजिट सेक्स लिंग होती नहीं है। अपने एक ही कोशिका से क्या करती है? जनन भी करती है और तमाम क्रिया एक ही से करती है। तो अब इसको लिखा जाए, इसका परिभाषा अगर देख लिया जाए तो इसका क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं और इसमें लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। इसमें तो कोई नर मादा नहीं होने वाली है, इसमें तो लैंगिक वाला में नर और मादा भाग लेते हैं। इसमें दो विभिन्न लिंग वाले आते हैं लैंगिक में, और लैंगिक में कोई विभिन्न लिंग वाले नहीं होता। इसमें देखा जाए सब, हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। एक ही कोशिका आएगी, वो डिवीजन करके दो नए संतान का उत्पत्ति करेंगे, इसको बोल देंगे संतति कोशिका, है ना, संतति कोशिका, जिसको डॉटर सेल भी बोला जाता है, डॉटर सेल के बारे में जानेंगे। और इसमें अलग अलग जीवों के बारे में पढ़ेंगे, खासकर हम सबसे प्रथम बार इसमें स्टार्ट करेंगे। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अलैंगिक जनन के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल्स पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, विखंडन होती है, मुकुलन होती है, बीजाणुस्पोर होती है, इन तमाम चीजों की पढ़ेंगे। उसके बाद विखंडन में भी दो प्रकार की होती है, प्रथम होती है द्विखंडन, उसके बाद होती है बहुखंडन, मुकुलन भी पढ़ेंगे। अलैंगिक को खत्म कर देंगे, उसके बाद लैंगिक पर चलेंगे। तो आप को जो भी पढ़ाया गया है आप उनको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और बुक तो जरूर देखिए और एक्टिव बनाने की कोशिश क्या कीजिए। तो हम फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।